आज हम उस दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो सुनने में तो बहुत पुरानी लगती है, पर असल में हमारी रगों में आज भी दौड़ रही है। हम बात कर रहे हैं हमारे शिकारी संग्राहक पूर्वजों की। हम्म। हमारे पास जो स्रोत है वो ये बताते हैं कि हमारे दिमाग का जो सॉफ्टवेयर है वो आज भी उसी दौर का है। तो आज की इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि हमारा ये पाषाण युग का दिमाग आज की इस स्मार्टफोन वाली दुनिया में कैसे जी रहा है। बिल्कुल, ये एक तरह का टाइम ट्रैवल है अगर आप सोचें तो। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी आज की आदतें, हमारे रिश्ते, हमारी चिंताएं, इन सब की जड़ें हजारों साल पहले के जंगलों और सवाना में कैसे छिपी हैं। ये एक टकराव की कहानी है, हमारे अंदर के शिकारी और आज के माहौल के बीच की खींचतान। और ये टकराव तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता है। चलिए एक बहुत ही आम सी बात से शुरू करते हैं, खाना। मुझे मीठा बहुत पसंद है और मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को होगा। ऐसा क्यों है कि हमें पता है कि ज्यादा चीनी अच्छी नहीं है, फिर भी दिमाग उसी तरफ भागता है? इसका जवाब सीधा हमारे उन पूर्वजों से जुड़ा है। उनके लिए मीठे का मतलब था पका हुआ फल, यानी कैलोरी का खजाना। और वो खजाना रोज रोज नहीं मिलता था। तो विकास ने हमारे दिमाग में एक सीधा सा नियम डाल दिया, जब भी मीठा कैलोरी से भरपूर खाना मिले, टूट पड़ो, जितना खा सकते हो खा लो, क्योंकि कल शायद कुछ ना मिले। अच्छा, इसे ही शायद गॉर्जिंग जीन या ठूंस कर खाने वाला जीन कहा गया है। मतलब हमारा डीएनए सोच रहा है कि हम अभी भी किसी जंगल में हैं जहां अगले हफ्ते खाने को मिलेगा या नहीं कोई गारंटी नहीं, और यहाँ हम फ्रिज खोलते हैं तो वो भरा पड़ा है। ये तो दिमाग और हालात के बीच का एक मिसमैच हुआ। बिल्कुल। और यही मिसमैच आज की मोटापे जैसी कई समस्याओं की जड़ है। हमारा सहज ज्ञान हमें एक दिशा में धकेलता है और हमारा आधुनिक वातावरण दूसरी दिशा में। लेकिन ये टकराव सिर्फ खाने की मेज तक सीमित नहीं है, ये हमारे बेडरूम तक, हमारे सामाजिक रिश्तों तक पहुंचता है। हाँ, और यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प और विवादास्पद बहस छिड़ जाती है, जिसके बारे में हमारे स्रोत में भी बात की गई है कि इंसानी रिश्तों का प्राकृतिक स्वरूप क्या है। क्या हम हमेशा से एक विवाह मतलब मनोगमी वाले जीव रहे हैं, या फिर हमारा अतीत कुछ और था? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक मजबूत थ्योरी है प्राचीन कम्यून की। इसके मुताबिक हमारे पूर्वज छोटे छोटे समूहों में रहते थे, जहां हर कोई एक दूसरे का बहुत करीबी था। बच्चों की परवरिश वो एक सामूहिक जिम्मेदारी होती थी। ठीक वैसे ही जैसे हमारे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजी और बोनोबोस में होता है। पिता कौन है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि पूरा समूह ही बच्चे का ध्यान रखता था। एक मिनट, मतलब बच्चे पूरे कबीले के होते थे? ये सुनने में आज के हिसाब से बहुत अजीब लगता है। इस थ्योरी का कोई सबूत भी है? हाँ, कुछ आधुनिक समाजों में इसके अंश दिखते हैं। स्रोत में दक्षिण अमेरिका की बारी इंडियन जनजाति का उदाहरण है। वो मानते हैं कि एक बच्चा कई पताओं से मिलकर बनता है। एक वो जिसने गर्भधारण में मदद की, और दूसरे वो जिन्होंने मां को गर्भावस्था में भोजन दिया। वो बच्चे को मेरा बच्चा नहीं, हमारा बच्चा कहते हैं। तो इस थ्योरी के समर्थक कहते हैं कि आज के समाज में तलाक और बेवफाई की जो ऊंची दरें हैं, वो इसी का नतीजा है कि हम इंसानों को एकल परिवारों में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो शायद हमारे मूल स्वभाव के खिलाफ है। लेकिन अगर हम प्राचीन कम्यून वाले मॉडल के लिए बने थे, तो आज दुनिया की लगभग हर संस्कृति में शादी और परिवार का इंस्टीट्यूशन इतना मजबूत क्यों है? क्या ये सिर्फ एक सामाजिक दबाव है? यही तो इस बहस का दूसरा पक्ष है। बिल्कुल। दूसरी थ्योरी, जिसे शाश्वत एक विवाह कहते हैं, वो ये मानती है कि नहीं, इंसानों में अपने साथी और बच्चों को लेकर एक मजबूत मालिकाना हक की भावना हमेशा से रही है। ये थ्योरी इस बात पर जोर देती है कि ज्यादातर संस्कृतियों में पुरुष और महिला के बीच लंबे समय तक चलने वाले जोड़े बनते हैं। ईर्ष्या और पॉसेसिवनेस जैसी भावनाएं बहुत गहरी और सार्वभौमिक हैं, जो शायद इसी बात का सबूत है कि हम अपने रिश्तों को साझा करने के लिए नहीं बने हैं। तो हम फंस गए। एक तरफ एक थ्योरी है जो कहती है कि हम सामूहिक जीवन के लिए बने हैं, और दूसरी कहती है कि हम निजी रिश्तों के लिए। सच क्या है? हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हजारों साल पहले असल में होता क्या था? और यही हम सबसे बड़ी मुश्किल पर आते हैं। सच तो यह है कि हम निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकते। उस दौर का कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है, कोई डायरी नहीं, कोई संविधान नहीं। हमारे पास जो है वो है पत्थर के औजार और हड्डियां। इसीलिए तो हम उसे पाषाण युग या स्टोन एज कहते हैं। लेकिन स्रोत में एक बहुत अच्छी बात कही गई है, इसे पाषाण युग कहना भी शायद एक तरह का धोखा है। बिल्कुल, इसे काष्ठ युग या वुड एज कहना ज्यादा सही होगा। सोचिए, उनके ज्यादातर औजार और सामान
टोकरियां, भाले, कपड़े, वो सब लकड़ी, चमड़े, पौधों के रेशों से बने होते होंगे। ये सारी चीजें तो हजारों सालों में गलकर मिट्टी हो गई। जो बचा वो सिर्फ पत्थर। तो हम एक पूरी सभ्यता को उसके बचे हुए कचरे के एक बहुत छोटे हिस्से से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वैसा ही हुआ जैसे आज से 20,000 साल बाद कोई हमारे दौर को सिर्फ प्लास्टिक के बोतलों और स्टील के बर्तनों से समझने की कोशिश करे। हमारा साहित्य, हमारा संगीत, हमारी डिजिटल दुनिया सब गायब। तो सोचिए, उनकी पूरी की पूरी दिमागी और जज्बाती दुनिया बिना किसी ठोस चीज के चलती थी। कोई मूर्ति नहीं, कोई किताब नहीं। इसी खालीपन को भरने के लिए शोधकर्ता आज के शिकारी संग्राहक समाजों का अध्ययन करते हैं, जैसे कि अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुछ समूह। लेकिन इसमें भी कई दिक्कतें हैं। पहली बात, इन सभी समाजों पर उनके पड़ोसी किसान और औद्योगिक समाजों का गहरा असर पड़ा है। वो पूरी तरह से अछूते नहीं है। और दूसरी बात, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, ये लोग आज दुनिया के सबसे मुश्किल इलाकों में रहने को मजबूर हैं, रेगिस्तान, घने जंगल या आर्कटिक। जबकि हमारे ज्यादातर पूर्वज तो गंगा के मैदानों जैसे कहीं ज्यादा उपजाऊ और आसान इलाकों में रहते होंगे। तो क्या कालाहारी के जीवन से पूरे मानव इतिहास का अंदाजा लगाना सही है? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सबसे जरूरी बात, एक शिकारी संग्राहक जैसी कोई चीज थी ही नहीं। ये समाज एक दूसरे से बहुत अलग थे। ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण लीजिए। अंग्रेजों के आने से पहले वहां सैकड़ों जनजातियां थीं, जिनकी भाषाएं, धर्म, सामाजिक नियम सब अलग-अलग थे। कुछ पितृवंशीय थे तो कुछ मातृवंशीय। तो एक प्राकृतिक जीवन शैली जैसी कोई चीज नहीं थी। संज्ञानात्मक क्रांति के बाद इंसानों के पास सिर्फ सांस्कृतिक विकल्प थे, और वो भी अनगिनत। तो इतनी सारी अनिश्चितताओं के बावजूद क्या हम उनके जीवन की कोई तस्वीर बना सकते हैं? स्रोत में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो मुझे बहुत हैरान कर गया। मूल समृद्ध समाज, द ओरिजिनल एफ्लुएंट सोसाइटी। ये सुनने में तो बिल्कुल उल्टा लगता है। हम तो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल और गरीबी में बीती होगी। हाँ, ये हमारी आधुनिक सोच पर एक तमाचा है। कई मायनों में वे हमसे ज्यादा अमीर थे। अमीर का मतलब अगर कम जरूरतें हैं और उन्हें पूरा करने की आसानी है तो वे वाकई अमीर थे। काम को ही ले लीजिए। आज के कालाहारी संग्राहक हफ्ते में औसतन 35-45 घंटे काम करते हैं। शिकार करना, भोजन इकट्ठा करना। प्राचीन काल में उपजाऊ इलाकों में रहने वाले शायद इससे भी कम काम करते होंगे। और उनके पास कोई ईएमआई नहीं थी, कोई बिजली का बिल नहीं, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं भरनी थी। उनका बाकी समय कहाँ जाता था? गपशप करने में, कहानियां सुनाने में, खेलने में, या बस आराम करने में। उनका आहार भी देखिए, वो किसी एक फसल पर निर्भर नहीं थे जैसे शुरुआती किसान गेहूं या चावल पर थे। उनका भोजन बहुत विविध था। दर्जनों तरह के फल, कंदमूल, कीड़े, छोटे मोटे जानवर। इससे उन्हें हर तरह का पोषण मिलता था और अकाल का खतरा भी कम था। अगर एक चीज नहीं मिली तो 10 और चीजें थीं खाने को। इसका मतलब है कि वो शायद हमसे ज्यादा स्वस्थ भी थे। पुरातात्विक सबूत तो यही बताते हैं। कंकालों के अध्ययन से पता चलता है कि वे आमतौर पर अपने किसान वंशजों से ज्यादा लंबे और स्वस्थ थे। उन्हें चेचक या खसरा जैसी संक्रामक बीमारियां भी नहीं होती थीं, क्योंकि ये बीमारियां पालतू जानवरों से इंसानों में आईं, और वो भी कृषि क्रांति के बाद। और उनके छोटे घूमते हुए समूह महामारी फैलने का मौका ही नहीं देते थे। ये तो कमाल है। कम काम, बेहतर खाना, अच्छी सेहत। लेकिन दिमागी तौर पर क्या? आज हम खुद को बहुत ज्ञानी समझते हैं। हमारे पास इंटरनेट है, पूरी दुनिया की जानकारी है। यहाँ एक और विरोधाभास है। एक समाज के तौर पर आज हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के स्तर पर एक औसत शिकारी संग्राहक का ज्ञान शायद आज के किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक था। उसे अपने आसपास के हर पौधे, हर जानवर, हर पत्थर के बारे में जानना होता था। मौसम का अंदाजा लगाना, पानी खोजना, दवा बनाना, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा था। उसे जिंदा रहने के लिए एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया बनना पड़ता था। तो मतलब हम कलेक्टिव रूप से तो बहुत कुछ जानते हैं, पर इंडिविजुअल लेवल पे शायद हम अपने पूर्वजों से कम कैपेबल हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। बिल्कुल, यही तो विरोधाभास है। हमने विशेषज्ञता माने स्पेशलाइजेशन के लिए अपनी व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता का सौदा कर लिया। आज एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को शायद ये भी ना पता हो कि मशरूम कैसे उगाया जाता है, लेकिन एक शिकारी संग्राहक सब कुछ जानता था। और दिलचस्प बात यह है कि कृषि क्रांति के बाद से होमो सेपियंस के दिमाग का औसत आकार असल में घटा है। हम एक समूह के तौर पर ज्यादा होशियार हो गए हैं, पर शायद व्यक्ति के तौर पर उतने नहीं रहे। ये सोचना ही कमाल है कि उनका दिमाग जानकारी से कितना भरा होता था।
और ये सब ज्ञान अकेले में तो काम नहीं आता होगा। वे इसे अपने समूह में कैसे इस्तेमाल करते थे? जानवरों के साथ उनका क्या रिश्ता था? क्या वो सिर्फ उन्हें मारते और खाते थे? नहीं, उनका रिश्ता इससे कहीं ज्यादा गहरा था, खासकर कुत्तों के साथ। कुत्ता पहला जानवर था जिसे इंसान ने पाला, और ये कृषि से भी हजारों साल पहले हुआ। ये एक साझेदारी थी। कुत्ते शिकार में मदद करते, चेतावनी देते और बदले में उन्हें सुरक्षा और भोजन मिलता। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ जरूरत का नहीं था। स्रोत में इजराइल में मिली एक 12,000 साल पुरानी कब्र का जिक्र है, जिसमें एक इंसान को एक छोटे पिल्ले के साथ दफनाया गया है और उसका हाथ पिल्ले पर रखा हुआ है। ये दोस्ती और प्यार का सबूत है। और उनकी आध्यात्मिक दुनिया, वो क्या सोचते थे, किस पर विश्वास करते थे? गुफाओं में वो पेंटिंग्स, मुझे हमेशा हैरानी होती है। क्या हम सच में कुछ भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वे क्या सोचते थे? ये सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। फ्रांस की लैस्को गुफा में एक मशहूर पेंटिंग है, करीब 20,000 साल पुरानी। उसमें एक जंगली भैंसा एक आदमी पर हमला कर रहा है और उस आदमी का सिर किसी पक्षी जैसा है। क्या ये किसी शिकार की सच्ची कहानी है या किसी शामन का कोई सपना या कोई आध्यात्मिक अनुभव? हम कभी नहीं जान पाएंगे। और अर्जेंटीना की गुफा दे लास मानोस, यानी हाथों की गुफा का क्या? वहां चट्टानों पर हजारों साल पुराने हाथों के निशान हैं, जैसे कोई आज भी चट्टान के पार से हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहा हो। उनका क्या मतलब था? मैं यहां था या किसी आत्मा को बुलाने का तरीका? ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि वे जीववादी थे, एनिमिस्ट थे। यानी वो मानते थे कि हर चीज, हर पत्थर, हर पेड़, हर नदी, हर जानवर के अंदर एक आत्मा, एक चेतना होती है। आप किसी हिरण से बात कर सकते हैं, जंगल आपसे नाराज हो सकता है और पहाड़ आपको रास्ता दिखा सकता है। लेकिन जीववाद भी एक बहुत बड़ा शब्द है। असल में उनकी मान्यताएं एक दूसरे से उतनी ही अलग रही होंगी जितनी आज अलग-अलग धर्मों की हैं। फी अच्छी है, कम काम, अच्छा खाना, प्रकृति से गहरा जुड़ाव, लेकिन हम इसे जरूरत से ज्यादा रोमांटिसाइज तो नहीं कर रहे? जरूर कोई स्याह पहलू भी रहा होगा। बिल्कुल, ये कोई जन्नत नहीं थी। स्रोत में साफ कहा गया है कि ये दुनिया कठोर और निर्दयी भी थी। बच्चों की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। आज हमें मामूली लगने वाली एक चोट या इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता था। बुढ़ापा एक सजा जैसा था जब आप समूह के साथ चल नहीं पाते। और हिंसा, इंसानी हिंसा के बारे में क्या? यहाँ कुछ बहुत परेशान करने वाले उदाहरण मिलते हैं। पराग्वे की आछे जनजाति का अध्ययन किया गया। हाँ। उनमें एक रिवाज था कि जब कोई महत्वपूर्ण सदस्य मर जाता तो वो एक छोटी लड़की की बलि देकर उसे साथ में दफना देते थे। हाँ। अगर कोई बच्चा किसी विकृति के साथ पैदा होता या कोई बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता तो उसे मार दिया जाता था ताकि वो समूह पर बोझ न बने। ये सुनना भी बहुत भयानक है। लेकिन स्रोत हमें जल्दबाजी में उन्हें राक्षस कहने से रोकता है। वही अच्छे लोग जो ऐसा करते थे, आपस में बहुत उदार, शांतिप्रिय और दोस्ती को महत्व देने वाले थे। वो कभी किसी पर चिल्लाते नहीं थे। शायद उनका ये कठोर व्यवहार उनके मुश्किल हालात की वजह से था, जहां जिंदा रहने के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते थे। वो न देवदूत थे, ना राक्षस। वो हमारी ही तरह इंसान थे, बस उनके हालात बहुत अलग थे। और इससे युद्ध का सवाल उठता है। क्या ये शांतिप्रिय जंगली थे जैसा कुछ लोग मानते हैं, या फिर ये लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे? इस पर भी बहस छिड़ी हुई है और सबूत दोनों तरफ के हैं। कुछ पुरातात्विक स्थलों जैसे पुर्तगाल और इजराइल में हजारों कंकालों के अध्ययन के बाद भी हिंसा के बहुत कम निशान मिले हैं। लगता है कि वहां जीवन काफी शांतिपूर्ण था। लेकिन दूसरी तरफ सूडान में जाबल सहाबा नाम का एक 12,000 साल पुराना कब्रिस्तान है। वहां मिले 59 कंकालों में से 24 के शरीर में भालों और तीरों की नोकें धसी हुई थी। डेन्यूब घाटी में एक जगह पर हुई खुदाई में तो हिंसा से होने वाली मौतों की दर 4.5% पाई गई, जो 20वीं सदी में हुए 2 विश्व युद्धों के बराबर है। तो इसका एक ही जवाब है, कोई एक जवाब नहीं है। कुछ इलाके और कुछ दौर बहुत हिंसक थे और कुछ बहुत शांतिपूर्ण। तो आखिर में हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो बहुत जटिल है, विरोधाभासी है। एक तरफ मूल समृद्ध समाज है तो दूसरी तरफ क्रूर हिंसा, और इस तस्वीर का ज्यादातर हिस्सा आज भी चुप्पी के पर्दे के पीछे छिपा है। हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो कौन सी कहानियां सुनाते थे, उनके नेता कौन थे, या वो किन बातों पर हंसते थे। बिल्कुल, लेकिन एक बात हम जानते हैं, वो दुनिया के मूक दर्शक नहीं थे। वो सिर्फ प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर नहीं जी रहे थे, वो उसे बदल रहे थे। हमारे स्रोत इस सोच को चुनौती देते हैं कि इंसान ने पर्यावरण को बदलना कृषि के बाद शुरू किया,
सच तो ये है कि इन कहानी सुनाने वाले सेपियंस के झुंडों ने इस ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने वाली सबसे महत्वपूर्ण और विनाशकारी शक्ति का रूप ले लिया था, और ये सब पहला गांव बसने से हजारों साल पहले हो चुका था। और ये हमें एक अंतिम हैरान करने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। रूस में सुंगिर नाम की एक जगह है, वहाँ 30,000 साल पुरानी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में 2 बच्चों को दफनाया गया था, एक लड़का और एक लड़की। उनके शरीर 10,000 से ज्यादा हाथी दांत के मोतियों से ढके थे, साथ में नक्काशी किए हुए भाले और जानवरों की मूर्तियां थीं। अंदाजा है कि सिर्फ उन मोतियों को बनाने में एक माहिर कारीगर को 3 साल से ज्यादा लगे होंगे। ये बच्चे इतने खास क्यों थे? उन्होंने अपनी छोटी सी जिंदगी में ऐसा क्या कर लिया होगा? शायद कुछ भी नहीं। ये उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं हो सकती है। ये विरासत में मिली हैसियत की ओर इशारा करता है। ये जटिल सामाजिक नियमों, ऊंच नीच और शायद किसी गहरे धार्मिक मान्यता का सबूत है। तो सोचने वाली बात यह है कि अपने डीएनए के निर्देशों से कहीं आगे बढ़कर वो प्राचीन लोग अपने लिए कैसी काल्पनिक सच्चाइयाँ, कैसे सामाजिक ताने बाने और कैसी मान्यताएं बुन रहे थे, जिनकी परछाई आज भी हम पर पड़ती है।